नमस्कार। मैं कवितावली की ओर से आज परिचय दे रहा हूँ एक ऐसे शख्सियत का जिसके बारे में मैं कुछ शब्द जो कहूँगा वो है कि वो एक हंसी, एक वह अद्भुत वरदान है जो ईश्वर ने मनुष्य को इसलिए दिया ताकि वह अपने दुखों को भी मुस्कान में बदल सके। वो जिनकी बातों में नुकीली सच्चाई है, पर अंदाज में मिठास, वो जिनकी हंसी में व्यंग है पर भावनाओं की गहराई भी, वो जिनके शब्द केवल चुटकुले नहीं, जीवन का सहज दर्शन है। हम बात कर रहे हैं उस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार की जिन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी पहचान बनाई। दिल्ली आज तक के हंसोड़ दंगल के विजेता बने, इंडिया टीवी के जस्ट लाफ बाकी माफ से घर घर तक पहुंचे और महुआ चैनल के हंसी का अखाड़ा में जज बनकर हंसी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हंसी इनकी यात्रा दिल्ली की गलियों से शुरू होकर मुंबई, गोवा, पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलौर और कोलकाता से होते हुए विदेशी मंचों तक जा पहुंची, जहां इन्होंने 1500 से अधिक लाइव शो कर दर्शकों के दिल जीत लिए। इन्होंने भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों जैसे सुनिधि चौहान, सोनू निगम, कुमार शानू, कैलाश खेर, श्रेया घोषाल जैसे कलाकारों के साथ भी मंच साझा किया है। और अभिनय की दुनिया में भी ट्रिपल क्रॉस, मेरी कहानी, मसीहा, हम एक हैं और मिस चंचल जैसे धारावाहिकों से अपनी बहुमुखी प्रतिभा सिद्ध की है। सिर्फ हंसी ही नहीं, संवेदना के स्वर भी उनके शब्दों में बसते हैं। उनकी कविता खाकी वर्दी की आत्मकथा को विशेष सम्मान प्राप्त हुआ, जो दर्शाती है कि यह कलाकार हंसी के साथ साथ गहराई का भी पर्याय है। कवितावली पत्रिका के नवंबर अंक के अनावरण समारोह के अवसर पर मैं सुरेश पुष्पाकर कवितावली परिवार की ओर से ससम्मान आमंत्रित करता हूं भारत की हंसी का गौरव श्री राजीव मल्होत्रा जी को। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजीव जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस मंच पर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सुरेश पुष्पाकर जी आपका और तमाम कवितावली से जुड़ी हुई आपके परिवार का। और ये मेरा सौभाग्य कि मैं आप लोगों से जुड़ा, ये मेरी खुशकिस्मती। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया, तो कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएं, लोगों को हंसाएं, गुदगुदाएं। और ईश्वर ने कहाँ तक सफलता दी है वो दर्शक बताते हैं। जी, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा राजीव जी कि आज जो हमारे कवितावली अनावरण कार्यक्रम जो है नवंबर अंक का, तो नवंबर अंक आपके पास जो मौजूद होगा इस वक्त हमने भिजवा दिया था, उसका अनावरण हम चाहते हैं कि इस मंच पर आप बिल्कुल बिल्कुल करें। बिल्कुल। मैं बहुत एक बार फिर से आप सबका बड़ा धन्यवाद करता हूं। और अनावरण के लिए खूबसूरत रैपर में मैंने इसको रिबन के साथ किया है, और अब मैं इसको ओपन करूंगा अनावरण के लिए। और ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी खुशकिस्मती है। और निकट भविष्य में भी मैं इसी तरह आप लोगों से जुड़ता रहूं और ये काम करते रहें। हम लोग कवितावली से जुड़े रहें, कवितावली परिवार से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अनावरण के लिए, राजीव मल्होत्रा जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत धन्यवाद, कोटि धन्यवाद। साहब परिवार का, कवितावली परिवार का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दो शब्द जो कहना चाहें आप, कवितावली पत्रिका आपके हाथों में है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? आज की अनावरण की खूबसूरत शाम आप सभी को मुबारक हो। सह परिवार कवितावली का फ्यूचर हो और भी ब्राइट, मिले थोक में खुशियां डे एंड नाइट।
ना हो लाइफ में कभी किसी चिंता का यूज, और 1 मिनट में हजारों मिले खुशियों की न्यूज। और ये कविता का, गीत संगीत का, लाफ्टर का टॉनिक पीकर मन करो सजीव, यही कामना गॉड से करता है राजीव। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत अ, सभी कवितावली परिवार के लोगों को भी बधाई, और राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं धन्यवाद। एक कवितावली नवंबर अंक का हमारा एक वीडियो प्रेजेंटेशन है, वो आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। तो ये हमारी कवितावली नवंबर अंक की वीडियो प्रस्तुति थी। तो इसके बाद मैं राजीव जी आपसे मुखातिब होते हुए बिल्कुल। कुछ आपसे, आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें करना चाहूँगा। बिल्कुल। और जैसे कि आपके बारे में सभी जानते हैं कि आप हंसी को जीवन मानते हैं, और जीवन में हंसी ना हो तो आप ये मानते हैं कि वो जीवन जो है वो अर्थहीन हो जाता है, ऐसा आपका मानना है। हंसी को पेशा बना लेना, ये विचार आपको पहली बार कब आया? पाकर जी, सच बात तो ये है कि ये विचार कभी नहीं था कि हंसी को पेशा बना लेंगे। लेकिन समय अनुसार क्या हुआ, जब मैं दिल्ली आया तो मेरी मुलाकात एक बहुत बड़े संगीतकार थे, उनके बहुत बड़े बड़े शोज होते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। जी। उनके पास हम बैठते थे, तो जब मैं कोई बात करता था या कोई मैं जोक सुनाता था या कोई मैं स्क्रिप्ट सुनाता, तो वो कहते, राजीव आप अच्छा कर रहे हो तो ये मंच पे क्यों नहीं करते? जी। तो मैंने कहा, मंच पर इतना आसान थोड़ी है करना। वो ठीक है, हम करते हैं, दो चार लोगों में बैठ के बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप जो लिख रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो तरीका है, इसे मंच पर लाइए। तो मैंने कहा चलिए, आपके ही मंच पे आएंगे। पहले तो उनके एक मंच पे मैंने परफॉर्म किया। जी। अब परफॉर्म किया तो थोड़ा सा अच्छा लगा उनको, और मेरे को भी अच्छा लगा। तो ये बात यहाँ समाप्त हो गई। फिर कुछ दिन बाद, 1 वीक बाद, उनका फिर मुझे फोन आया कि एक बार चलो, फिर एक और मेरा मंच है, और अब जो मैं तुम्हें दूंगा वो आपने एक्सेप्ट करना है। मैंने कहा क्या देंगे? मैंने कहा मंच मिल रहा है, इतनी बड़ी बात है, ऑडियंस की क्लैपिंग मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। खैर वो मंच किया।
तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम एक बंद लिफाफा दिया। तो मुझे लगा कि हाँ ये भी अच्छा है, बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं। तो उसके बाद एक के बाद एक, 1 वीक बाद, फिर 1 मंथ बाद वो मुझे बुलाते रहे और जो है अपना लिफाफा वो देते रहे। तो मुझे उस वक्त लगा कि ठीक है, शौक है हमारा, लेकिन अगर हम दूर दूर तक जाएंगे, अपने काम को छोड़ेंगे जाएंगे, तो हमें साथ साथ ये भी जो है करना चाहिए। और मैं वहां से शुरू हुआ, आपको जो बताऊं सच बात तो ये थी। पेशा बनाने का मन में कभी नहीं आया, लेकिन जब ये शो मिलते रहे और ये चलता रहा, तो फिर आगे धीरे धीरे मैं इस लाइन में आता रहा, और अभी भी मैं अपने काम के साथ साथ ये करता रहता हूँ साथ। तो आपने ऐसा क्या वहाँ पेशकश की जो आपको पहली बार ऐसा मंच मिला, वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। ठीक है, पहली बार मंच पर जब मैं था, तो उस वक्त मैंने एक एज ए एंकर, मतलब किसी भी कलाकार की प्रस्तुति स्टेज पर करवाना, प्लस उसके बारे में कुछ बोलना, जो उसका प्रोफाइल होता था। और उस बीच जो गैप होता था एक कलाकार के बीच में, उसको बुलाने के लिए, या ये कह लीजिए कलाकार थोड़ी देर बाद आ रहा है, दूसरा कलाकार, उस बीच में लाफ्टर करता था। तो वहां से लाफ्टर की भी शुरुआत हुई फिर। और लाफ्टर करते करते फिर धीरे धीरे मैं बड़े मंच करने लगा, प्लेबैक सिंगर के साथ करने लगा। तो यहाँ से मेरी जो है स्टार्टिंग हुई, और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस मेरा बनता रहा। फिर प्लेबैक सिंगर के साथ जैसे मैंने सुनिधि चौहान जी का शो किया मंडी में, शो खत्म होने में जी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, तो मुझे अच्छा लगा। बहुत पुरानी बात है, तब सुनिधि चौहान जी के बड़े गाने हिट हुए थे, जी। अभी भी हिट है उनके गाने। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि हाँ, और इम्प्रूवमेंट करें, और अपने जो है एंकरिंग में निखारना है, अपने लाफ्टर में निखारना है, ऑब्जर्वेशन और करें। तो धीरे धीरे ये सफर हमारा जो है चलता रहा। अच्छा, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आपके करियर का सबसे अहम पड़ाव रहा है। हाँ उस बिल्कुल। अनुभव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब मैं ये सारे मंच करता था, तो उस वक्त ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज एक शो आया, तो उसको शो को जब हमने देखा, तो उसमें हमने देखा कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सब, कॉमेडी हो रही है। उसमें स्क्रिप्ट से भी कॉमेडी थी, जोक्स भी थे, और सब तरीके। तो हमें लगा कि क्यों ना इसके लिए भी प्रयास किया जाए। तो फिर उनका एक फॉर्मेट था कि भाई आप, हमारे ऑडिशन होते हैं, उन ऑडिशन में आप आइए और हम आपको सुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो ऑडिशन तो मैं नहीं दे पाया था, लेकिन उसके बाद उनका एक और वो आया कि भाई आप लोग अपनी सीडी बनाकर भेजिए कॉमेडी की, जो आप करते हैं। तो पुष्पाकर साहब, मैंने अपनी एक सीडी स्टूडियो में तैयार की, जो जी मेरे पंच थे, जो मेरे आइडियाज थे, जो मेरा लाफ्टर था, और उसको मैंने मुंबई भेजा। तो वो सीडी उन्होंने देखी, तो वहां से मुझे कॉल आई कि आप बॉम्बे आइए, आपका सिलेक्शन हुआ है, वहां आपको सुनेंगे। तो फिर जी। जब मैं बॉम्बे गया, तो ये लाफ्टर सीजन 3 की बात है। तो उसमें ये हमारे सारे लोग हमारे साथ थे, कपिल, चंदन, राजीव ठाकुर, तो हमारा पूरा ग्रुप था। तो उसमें मुझे फर्स्ट टाइम ये परफॉर्म करने का मौका मिला, बड़ा आनंद आया, बड़ा कुछ सीखने को मिला वहां से। अच्छा, हास्य और व्यंग्य, ये इसमें आप क्या अंतर मानते हैं? देखिए, व्यंग जो है किसी की कमी को उजागर कर देना तरीके से, वो व्यंग में आ जाता है। जैसे हमारे शरद जोशी जी बड़े व्यंगकार थे, उनका व्यंग था कि हम भारतीय कोई भी व्यक्ति उधार दे से पुनर्जन्म पे विश्वास हो। ये व्यंग है। जी। और हास्य सीधा वो है कि जो हम मतलब कोई बात कह रहे हैं, तो लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और किसी को उसका जो है बुरा नहीं लग रहा। जो रोजमर्रा की जिंदगी से हास्य हम ऑब्जर्व करते हैं, जी। जो हम देखते हैं, वो है। और व्यंग वो हो जाता है कि जब हम किसी बात को कटाक्ष रूप में कहते हैं, कि किसी की कमी को उजागर करते हैं हास्य के रूप में, वो व्यंग में आ जाती है। अच्छा, ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आपने मजाक किया हो और उस पर विवाद हो गया हो और लोगों ने गलत नहीं। समझ लिया हो? और माँ अगर ऐसा सरस्वती, हुआ तो उसको कैसे संभाला आपने? नहीं, माँ सरस्वती की कृपा रही। आज तक मुझे पिछले 20 सालों से, 22 सालों में मैं कर रहा हूँ लाफ्टर, कभी इस तरीके की चीज नहीं रही। और ये चीज हमने भी बड़ी सोच समझ के हम मंच पर आते हैं, क्योंकि ऑडियंस में अतिथि जो होते हैं वो सब तरह के लोग होते हैं, तो हमको भी इस तरह की कोई चीज रखते भी नहीं। हाँ, ये जरूर होता है जब मंच पर होते हैं, तो अब एक बड़ी मस्ती की बात बताता हूँ। छोटे बच्चे आ गए कि अंकल आप ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो हमने कहा हाँ बेटा, अंकल आपका ऑटोग्राफ लेना है। अब बच्चा छोटा था, क्या ऑटोग्राफ देना, मैंने एक मंकी का फोटो बना के दे दिया। जी मंकी का फोटो बना के दे दिया, उसने बड़े गौर से फोटो देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर फोटो देखा, फिर मेरी तरफ देखा। वो कहता अंकल आपका ऑटोग्राफ मांगा था, फोटोग्राफ नहीं मांगा था।
तो इस तरीके की मस्तियां बड़ी होती है। जैसे एक बच्चा आया, बोला अंकल आप ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो मैंने कहा हाँ बेटा। बोला अंकल आपको छू लूं। मैंने हाँ बेटा छू लो। मस्ती देखना पुष्पाकर साहब, सब लोग जी। कवितावली परिवार के बैठे हैं। मैंने हाँ बेटा छू लो। उसने मुझे छुआ और छू के पीछे हटा। फिर जी। बाकी बच्चों को आवाज लगी, आ जाओ तुम भी छू लो, काटता नहीं है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके की बस्तियां चलती रहती है मंच पर, और अच्छा लगता है। बाकी कोशिश होती है कि हम वो बात कहें जो सबको अच्छी लगे और लोग जी। एंजॉय करें। जी। अच्छा, आपकी पत्नी जैसे वो आपके चुटकुलों पर, आपकी बातों पर हंसती हैं या आपकी समीक्षा करती हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर होती है पुष्पाकर साहब, सीधी सी बात है। ये तो आप भी मानते हैं। हाँ लेकिन ठीक है, जब कभी कोई अच्छी चीज मैं रेडी करता हूँ तो एक बार परिवार में सुनाता हूँ, तो वो वहां से मुझे सबसे पहले अप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ ये चीज अच्छी है, सुनाओ या नहीं सुनाओ। क्योंकि परिवार ही ज्यादा अच्छा बता पाता है, और हम कहाँ सुना सकते हैं पहले। तो ये है, जी। जहाँ लगता है उन्हें कि हाँ ठीक है बहुत अच्छी चीज है तो अप्रिशिएट कर देती है, अच्छे नहीं है तो चलो जी नमस्ते, ये चीज है। जी। अच्छा, आपने टीवी धारावाहिकों में भी शानदार अभिनय किया है। कॉमेडी और अभिनय में कौन सा क्षेत्र जो है आपको ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है? देखिए मैं चुनौतीपूर्ण तो खैर सभी हैं, लेकिन हाँ लाफ्टर जो है, कॉमेडी जो है, वो बहुत टफ है। किसी को हंसाना बहुत टफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धारावाहिक में अगर मैंने काम किया है तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन तो है ना, कि हमारी डायलॉग डिलीवरी यदि गलत हो गई कुछ है तो हम रिटेक हो जाता है, दोबारा सीन लिया जाता है। लेकिन जो लाइव होते हैं मंच पर, वो बहुत टफ है। अब आप 1 घंटा मंच पर हैं, आपके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सब कुछ आपकी मेमोरी में है, उसमें आपने ऑडियंस को भी देखना है, अतिथियों को भी देखना है, और सुनाने से पहले ये भी देखना है कि क्या चीज मैं पहले सुना चुका हूँ, आगे मुझे क्या सुनाना है, और ऑडियंस में से किस चीज पर ज्यादा लाफ्टर आ रहा है, किसको ज्यादा लाइक कर रहे हैं। वो डिसीजन मंच पे ही हो सकता है आपका, ऑडियंस के बीच जाने के बाद। आप जी। पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ की ऑडियंस क्या लाइक करेगी। अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग चॉइस होती है। तो ये है, तो मेरे हिसाब से मंच जो लाइव है, और वो मैं बहुत उसे टफ मानता हूँ। लाइव बहुत टफ है। जी। तो अच्छा, जब लोग कहते हैं कि कॉमेडियन तो हमेशा खुश रहते हैं, क्या ये बात सच है? नहीं ऐसा नहीं है। रोजमर्रा का जीवन हम भी आप ही की तरह जीते हैं। दुख सुख, समाज, घर परिवार, रिश्ते सब होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ एक बात कॉमेडियन की होनी चाहिए, जो मतलब ईश्वर हमें देती है, माँ सरस्वती, मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है पुष्पाकर साहब, जी। कॉमेडियन का। जी। क्योंकि आज अगर मैं कोई शो बुक कर रहा हूँ, आज मैं खुश हूं और 10 दिन बाद मेरा शो है, और 10 दिन बाद ईश्वर ना करे कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, तो उस वक्त मंच पर मुझे मानसिक रूप से और फिजिकली मुझे ये नहीं दिखाना किसी को कि मैं इस वक्त इसी चीज से परेशान हूं। क्योंकि ऑडियंस जो है वो आपको सुनने आई है, एंजॉय करने आई है। जी। ये मेरा अपना मानना ये है। और आपको पता है फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर, जी। उस फिल्म में यही एक बड़ी कमाल की चीज थी कि सारे टिकट बिक चुके हैं, और मेरा नाम जोकर, जो जोकर है राज कपूर जी, उन्होंने परफॉर्म करना है, लेकिन ठीक उससे कुछ समय पहले उनकी मदर का इंतकाल होता है और उनको फिर भी परफॉर्म करना है। तो वो बिल्कुल सत्य है। मतलब कलाकार लाइव यदि मंच पर आ रहा है तो उस वक्त उसके हृदय में कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, ये उसका अपना इंडिविजुअल मैटर है। लेकिन मंच पर उसको अपने ना तो फेस पर लाना है, ना अपनी जी। परफॉर्मेंस में लाना है। ये चैलेंज तो है। अच्छा, आपने फिल्मों की बात की, तो फिल्मों में भी बहुत से कॉमेडियन जो हैं वो समय समय पर अपना रोल अदा करते रहे हैं, बिल्कुल। और आज भी कर रहे हैं। आपका कोई आइडल या आप जिसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कॉमेडियन, वो कौन रहा है? देखिए कॉमेडियन तो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सब बड़े अच्छे रहे हैं। शुरू से बचपन में तो महमूद साहब को बड़ा लाइक करते थे, और क्या उनकी कॉमेडी होती थी। फिर उसके बाद असरानी जी, जिनका भी इंतकाल हुआ, वो बड़ा मतलब दुख की बात है। और जॉनी लीवर साहब हैं, राजू श्रीवास्तव जी के साथ मैंने बड़े मंच किए, और बहुत ही बेहतरीन वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे। और ऑडियंस में से भी अगर कोई बात आती थी तो उसको भी बड़े अच्छे से निभाते थे।
तो कॉमेडियंस तो हमारे हिंदुस्तान में बड़े अच्छे अच्छे रहे हैं और अभी भी हैं। वो अप्रिशिएट करना चाहिए सबको हमें, और सब अच्छे रहें कॉमेडियन। अच्छा, आपकी कविता खाकी वर्दी की आत्मकथा को विशेष सम्मान मिला है। इस हाँ, कविता के पीछे की भावना क्या थी? एक्चुअल में कविता खाकी वर्दी मैं बार राखी का त्योहार था, तो मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, बिटिया मेरी छोटी साथ थी। तो बिटिया छोटी, तो बिटिया ने मुझे कहा, ये पापा ये नहीं गए राखी टीका करवा, राखी बंधवाने ये नहीं जा रहे हैं जो खाकी वर्दी वाले। तो मैंने कहा हाँ बेटा, ये ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी दे रहे हैं। ये बात मेरे जहन में थी कि यार ये बात बच्चे ने कही है तो बात तो सही है, त्योहार तो सबका है। फिर एक बार एक कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई थी हमारे परिवार में, तो उसमें खाकी वर्दी का बहुत बड़ा जो है संयोग रहा। तो वहाँ दो तीन चीजें ऐसी देखी मैंने कि तीज त्योहार नहीं मना पा रहे हैं और ड्यूटी बहुत सख्त होती है। तो मेरे मन में एक रहा कि खाकी वर्दी की जो मतलब वो पहलू हैं जिन्हें हम लोग देखते नहीं हैं, वो अपने आप में हैं, उनको हमें उजागर करना चाहिए। तो मैंने जी। वहां से मेरे मन में ये रहा कि मैं इस पर कुछ पंक्तियां जो मुझे लगती थी उन पर मैंने कविता ये कहने की कोशिश की। और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मेरी इस कविता को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लाइक किया, और मुझे अवार्ड्स भी मिले। तो ये मेरे मन में जो है मतलब था कि खाली लाफ्टर ही नहीं, कुछ संवेदनशील चीज भी है, कुछ ऐसी चीजें जो समाज को, समाज तक पहुंचनी चाहिए, वो मैंने कोशिश की। उसमें मुझे सफलता भी मिली ईश्वर की कृपा से। क्या हम वो कविता सुन सकते हैं आपसे इस मंच पर? कविता बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ कुछ उसकी कुछ कुछ हाँ, लाइनें। कुछ लाइनें मैं आपको उसकी सुनाता हूँ। मैंने उसका स्टार्ट ये लिया था कि आखिरी दम तक लड़ा और आखिरी सांस तक वतन से मुंह नहीं मोड़ा। आखिरी दम तक लड़ा, आखिरी सांस तक वतन से मुंह नहीं मोड़ा। 23 गोलियां सीने पर खाने के बाद भी तुकाराम ओमले ने आतंकवादी कसाब को नहीं छोड़ा। बहुत बढ़िया। तब मैं कहता हूँ कि हो अंडरवर्ल्ड की गोलियां या आतंकवाद का बम मैं हंसकर सह रही हूँ। हो अंडरवर्ल्ड की गोलियां या आतंकवाद का बम मैं हंसकर सह रही हूँ। मैं खाकी वर्दी हूँ, लो आज अपनी आत्मकथा कह रही बहुत बढ़िया। हूँ। हो रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये त्योहार में अपने होने का एहसास करवाते हैं। हो रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये त्योहार हम अपने होने का एहसास करवाते हैं। बदकिस्मती हमारी, हमारे त्योहार सड़कों में ड्यूटी पर गुजर जाते हैं। बहुत वो अच्छा। जून का महीना, गर्मी, सर्दी या बरसात, मैं हंस हंस के सह रही हूँ। खाकी वर्दी हूँ, जो आज अपनी आत्म कथा कह रही हूँ। तो इस कविता में मैंने इस तरीके से एक छोटा सा सब्जेक्ट था हेलमेट का, मैंने उस पर एक संदेश दिया कविता के माध्यम से। अगर इजाजत हो तो मैं आपको जी। वो जी, सुनाता बिल्कुल हूँ सुनना कविता। चाहेंगे। जी। कि बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का जब हम चालान बनाते हैं, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का जब हम चालान बनाते हैं, हमारी दी हुई नसीहत को लोग हमारा दबदबा बताते हैं। कुछ दूरी पर एक्सीडेंट में सर की चोट से जब वो मर जाते हैं, तो उस लाश को पहला हाथ हम ही लगाते हैं। और ये संदेश जब हम उस परिवार को पहुंचाते हैं, नहीं रहा तुम्हारा जवां बेटा धरती पर, तो किस तरह हमारे दिल तार तार हो जाते हैं। इस पर भी लोग हमें नहीं समझ पाते हैं। यूं तो अनगिनत लावारिस लाशों का दाह संस्कार पिता पुत्र भाई बंधु बनकर हमने किया है। खुशकिस्मती से सिस्टम और कुदरत ने मौका सिर्फ खाकी वर्दी को दिया है। बड़े बदकिस्मत है वो लोग जो इस पर भी खाकी वर्दी की कुर्बानी भूले हैं। मत आंसू बहा खाकी वर्दी, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार भी खुले हैं। बहुत अच्छा। बहुत जो अच्छा। समझते हैं कुर्बानी खाकी वर्दी की, वो इनको सर आंखों पर बैठाते हैं। सोते हैं तभी चैन की नींद हम घरों में, जब रात को उठकर खाकी वर्दी वाले पहरा लगा। बहुत अच्छा। तो बहुत बड़ी कविता है। बाकी इसी तरीके से मैंने इसमें जो पहलू है उनके उस मतलब अपने समाज तक पहुंचाने की कोशिश की थी। अच्छा, आपने सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर भी बहुत से कार्यक्रम किए हैं, और देश के जो रक्षक हैं हमारे, उनके लिए भी आपने उनको भी गुदगुदाया है अपनी हम्म। कलाकारी से। आपकी हास्य कला, जो भी आपने देश के सैनिकों के लिए कभी कोई मेमोरी हो, कि ऐसी आपकी यादें हों जुड़ी हुई, वो हम आपसे सुनना नहीं, बहुत अच्छा। आर्मी के बड़े शो किए हैं हम, करते हैं, और वो लोग बहुत
रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं बहुत, और वो खुद भी बहुत परफॉर्म करते हैं स्टेज पर। और मेरा अपना मानना है कि मैं कहीं भी मंचों पर होता हूँ तो मैं एक बात मानता हूँ, और वो आपके इस चैनल पे भी मैं कहना चाहूँगा कि हम कोई भी अगर त्योहार मनाते हैं, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, कोई भी त्योहार मनाते हैं, दो लोगों की वजह से मनाते हैं। एक तो वो जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, और एक वतन के अंदर जो खाकी वर्दी वाले देश की रक्षा करते जी। हैं। इन लोगों की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। तो ये हमारे असली हीरो हैं, और मेरा इनको सैल्यूट है। और हमेशा हमें बड़ा आदर और सम्मान के साथ इनको याद करते रहना चाहिए, और इनके लिए इनको अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। नो डाउट वही हैं जिनकी वजह से हम सब इंजॉय एंटरटेनमेंट यहाँ करते हैं, क्योंकि जी। रक्षा वही कर रहे हैं देश। जी। राजीव जी, अगर आपको 5 मिनट के लिए स्टेज मिले और हम्म। दर्शकों में सिर्फ राजनेता बैठे हों, हम्म। आप क्या कहेंगे? ये बड़ा टफ प्रश्न है वैसे ये। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सारे एक ही पार्टी के अलग अलग हैं। और फिर दूसरी बात, हमने उनको क्या सुनाना है? हमने तो उनसे बहुत कुछ सीखना है, उन्होंने हमें सुनाना है। तो करें बड़े मंच, और हमारे मंचों पर जब हम होते हैं तो राजनीति के लोग होते हैं, और वो भी बहुत एंजॉय करते हैं जब हम कोई बात सुनाते हैं, चाहे वो देश से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, तो वो उसको एंजॉय करते हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि देश की राजनीति में है तभी आज हमारा देश यहाँ तक पहुंचा है, तो ऐसा नहीं है। तो सुनाते हैं 5 मिनट क्या, एक एक घंटे मंच पर रहते हैं तो यही सब सुनाते हैं, राजनीति भी सुनाते हैं, कुछ देश के पे ऑब्जर्वेशन होती है वो सुनाते हैं, कुछ बच्चों पर सुनाते हैं, कुछ इधर उधर की चीजें सुनाते हैं। तो बड़ा जो है ऑब्जर्वेशन सब मंचों पर चलती है, और लोग खूब एंजॉय करते हैं। राजनीति पर कोई आपने कटाक्ष किया हो, व्यंग किया हो कभी? हाँ, वो करते रहते हैं। अब जैसे पिछले कई सालों से, 50 सालों से हम सुनते आ रहे हैं नेताओं के मुंह से कि गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, और चुनाव के बाद पता चलता है अपनी गरीबी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हंसी एक दवा है जैसा कि आप कहते हैं हमेशा, हम्म। तो उसका ओवरडोज किसे सबसे ज्यादा चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से ओवरडोज उनको चाहिए जो अत्यधिक ज्यादा काम में मसरूफ रहते हैं, जो छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेते हैं, जो हर चीज को नेगेटिविटी में ले लेते हैं। ओवरडोज तो मेरे ख्याल से उनको ज्यादा जरूरत है। वो एक चार पंक्तियां किसी की हैं, मुझे नहीं नाम ध्यान, वो एक हॉस्पिटल के बाहर चार पंक्तियां लिखी हुई थी कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो ना खोलना पड़ता आज यूं औजारों के साथ। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि घर रखना चाहते हो जिंदा अपनी हस्ती को, तो मरने मत दो कभी भी अपनी मस्ती को। तो मस्त रहो, व्यस्त रहो, यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा हैं हमारे, जो कॉमेडियन बनना चाहते हैं या कॉमेडी करना चाहते हैं, और उसको व्यवसाय बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, कलाकार मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि कला की फील्ड में, चाहे वो गायकी हो, नृत्य हो, चाहे कवि हो, तो ये बनना और एक होना आपके अंदर, इन दोनों बातों में फर्क है। यदि आप हैं तो बन सकते हैं, है ना? जैसे कि रिदम है, रिदम अगर आपके अंदर रिदम है तो आप गा सकते हैं, रिदम नहीं है, ताल नहीं है, तो फिर कैसे गा पाएंगे? लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप लाफ्टर की फील्ड में आना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप पहले उन सब चीज़ों को सुनिए। जो लाफ्टर है उसको सुनिए, कविताओं को सुनिए, आप कवियों को सुनिए, उनको सुनिए, उनको सुन के ऑब्जर्व करिए, फिर देखिए आपके क्या आप उसमें क्या बेटर कर सकते हैं। एक तो आप जो है वो रहे, कभी जी। दूसरा को कॉपी करने की कोशिश ना करें, नकल ना करें, आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, आप अपने जी। को स्थापित करें। मेरा अपना मानना ये है, जी। क्योंकि किसी की नकल कॉपी करके तो आप ना ये रहेंगे ना वो रहेंगे फिर। तो ये आपने बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ और कुछ सुनाना चाहते हैं अपने मन से, कविता वाली परिवार के सदस्यों को और हमारे दर्शकों को, राजीव जी? नहीं, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब देखो, मेरा अपना मानना यह है कि अनुभव जिंदगी का कभी कोई किताब नहीं देती। हम पढ़ें, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक हम जी।
उस चीज को लाएंगे नहीं प्रैक्टिकल में, तो हम पीछे रह जाएंगे। अनुभव जिंदगी का कभी कोई किताब नहीं देती, कांटों के बिना नेचर भी गुलाब नहीं देती। और जी। रिस्क कर, किस कर, घिस कर जब तलक ना जियो जिंदगी, तब तलक ये कामयाबी भी जवाब नहीं देती। तो हमें लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड कोई सी भी हो, कला की हो या अन्य कोई फील्ड हो, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और हिंदुस्तान में आपको पता है मस्ती बिखरी पड़ी है यहाँ। जी। यहाँ मस्ती की कोई कमी नहीं है, ऑब्जर्वेशन चाहिए तो मस्ती बहुत है यहाँ पे। तो हमारे हिंदुस्तान में जी। भोले हैं तो बहुत भोले हैं, हम्म। और तेज है तो बहुत तेज है। कहूँ तो आप दो चार बातें देखो भोलों की, जी। तेज की, आप सुनिए कितना आनंद आएगा आपको। बिल्कुल। भोले हैं तो इतने भोले हैं कि अब एक का चालान काट रहा था ट्रैफिक पुलिस वाला, तो जब चालान काट रहा तो उसने कहा साहब सही सही पैसे लगाना, हर बार चालान यहीं से कटवाता हूं मैं। तो भोले तो इतने हैं। जी। जी। केले के छिलके पे पैर आया, फिसल गया, गिर गया, ऑफिस चला गया, वापसी आया वो छिलका रखा था, उसको देख के करे यार फिर गिरना पड़ेगा। ये भोलापन है, ये मासूमियत है ये। जी। 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 गर्दन टेढ़ी करके घर गए। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, बोला जिस बस की खिड़की वाली सीट पे बैठा था उसमें कील लगी हुई थी, कील चुभ रही थी, गर्दन में जख्म हो गया। पत्नी ने कहा अच्छा तो सीट किसी से बदल लेते। हम्म। तो जो उत्तर उसने दिया आप देखना मस्ती ने ना, पत्नी ने कहा सीट किसी से बदल लेते। जी। मैं बोले किससे बदलता सीट, पूरी बस तो खाली थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लाफ्टर तो छोटी छोटी बातों में आ जाता है। और तेज है तो इतने तेज है कि आप पूछो ही मत। अब देखिए जी। किसी बंदे की मच्छरदानी में छेद था, मच्छर घुसता था काट के निकल जाता था। जी। अगले दिन उसने छेद बंद नहीं किया, वो मच्छर ना निकल आए, जी। एक पाइप डाला और एक और छेद किया, एक पाइप उधर डाला, हम्म। अब मच्छर को रास्ता बना के दे दिया। पूरी रात मच्छर बंदे को ढूंढ रहा है। तो बदला बहुत ले तो बढ़िया, मच्छर से भी बदला लेने वाले बैठे हैं हमारे यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मस्ती हिंदुस्तान में बिखरी पड़ी है, मंचों पर हम परफॉर्म करते हैं, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और यही सोचा है कि जब तक माँ ऊपर सरस्वती की ब्लेसिंग है तो हंसाते रहें, गुदगुदाते रहें लोगों को, बस यही है। राजीव जी, आपने बहुत बढ़िया अंदाज में उत्तर दिए हमारे प्रश्नों के, जो हमने इस मंच पर आपके साथ रखे। और इसके बाद मैं अरुण कुमार त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। अरुण कुमार त्रिपाठी जी हमारे जी हाँ, तो संपादक। सबसे सबसे पहले हम आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। हमारे जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के सभी लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आप लोगों से ये कहना चाहता था कि कवितावली एक वैश्विक साहित्यिक मासिक पत्रिका है, जी। जिसका शुभारंभ अप्रैल 2024 से हुआ, और तब से यह निरंतर प्रत्येक माह अपनी सृजनशीलता आभा से हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रचार प्रसार में सेवारत है। इस पत्रिका का उद्देश्य केवल रचनाओं का संकलन भर नहीं, बल्कि हिंदी भाषा को विश्व के कोने कोने तक प्रतिष्ठित करना, उसे साहित्यिक संवाद का एक सेतु बनाना है। कवितावली अपने प्रत्येक अंक के माध्यम से हिंदी साहित्य की विविध विधाओं, कविता, दोहे, मुक्तक, छंद, हाइकू गीत, लघु कथाओं को एक ही मंच पर समेटकर प्रस्तुत करती है। यह केवल एक पत्रिका नहीं, बल्कि रचनात्मकता, भावनाओं और विचारों का जीवंत उत्सव है। यहाँ हर लेखक अपने मन के रंगों से साहित्य का नया क्षितिज रचता है। इस पत्रिका की एक विशिष्ट परंपरा है। परंपरा यह है कि प्रत्येक माह के अंक का लोकार्पण किसी प्रख्यात व्यक्तित्व द्वारा किया जाता है, चाहे वे संगीत के सुरों के साधक हों, नृत्य की लय में रमे कलाकार, स्वरों के पारखी गायक, अभिनय के महारथी अभिनेता, या फिर देश की सीमाओं पर अडिग प्रहरी, वे वीर सैनिक जिन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखा है। इस परंपरा ने कवितावली को केवल साहित्यिक मंच ही नहीं, बल्कि कला और देशभक्ति का समन्वित प्रतीक बना दिया है। कवितावली में प्रकाशित होना विश्व भर के साहित्यकारों के लिए गौरव का विषय माना जाता है। यह केवल एक उपलब्धि ही नहीं, बल्कि हिंदी भाषा के वैश्विक उत्कर्ष में योगदान का प्रमाण भी है। प्रत्येक रचनाकार को जो कवितावली के पृष्ठों पर अंकित होता है, वह साहित्य की उस विराट परंपरा का हिस्सा बनता है, जो मनुष्य की संवेदना, संस्कृति और सृजनशीलता को एक वैश्विक पहचान देता है।
आइए हम लोग सभी लोग, पूरे विश्व के लोग कवितावली से जुड़ें और हिंदी का संवर्धन पूरे विश्व में फैलाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो इसके बाद धन्यवाद। मैं चाहूँगा आमंत्रित करना विजय कपूर जी को, हमारे सलाहकार संपादक। विजय कपूर जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का समापन की ओर जैसे जा रहे हैं, तो आप धन्यवाद प्रेषित करें। धन्यवाद पुष्पाकर जी। आदरणीय साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों और इस अनावरण समारोह के सभी सहभागी जनों, आज की ये संध्या वास्तव में शब्दों और मुस्कानों का संगम रही। जहां कविता ने भावनाओं को छुआ, हास्य ने हृदयों को हिलाया। हमने आज कवितावली पत्रिका के नवंबर अंक के अनावरण का वे ऐतिहासिक क्षण देखा, जो केवल एक प्रकाशन नहीं बल्कि रचनात्मकता का उत्सव है। और इस उत्सव की शोभा को कई गुना बढ़ाया हमारे मुख्य अतिथि, भारत की हंसी के गौरव, मंच के जादूगर श्री राजीव मल्होत्रा जी ने। राजीव जी ने अपनी अद्भुत हास्य कला से न केवल इस मंच को जीवंत बना दिया, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि हंसी साहित्य की ही एक सहज, सशक्त भाषा है। उनकी बातों में व्यंग्य भी था, संवेदना भी, हंसी भी थी, जीवन का दर्शन भी था। हम कवितावली परिवार की ओर से राजीव जी को हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद अर्पित करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने सभी विशिष्ट अतिथियों, कवियों और रचनाकारों का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस समारोह को साकार किया, जिनकी मुस्कान और उत्साह के हर शब्द जीवंत हो उठे। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कविता हृदय की गहराइयों से फूटती है, तो वह मात्र शब्द नहीं रहती, वे आत्मा की आवाज बन जाती है। और ये जब हंसी मन की सच्चाई से उठती है, तो वे क्षण नहीं, जीवन भर की स्मृति बन जाती है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आपकी उपस्थिति, आपके स्नेह और आपकी मुस्कानों के लिए बहुत धन्यवाद।